हेलो दोस्तों दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल में दोस्तों। हमारा अपना चैनल दोस्तों एके स्टडी लाइन है। ठीक है दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सपोर्ट करिए। जब तक दोस्तों आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे दोस्तों, जब तक चैनल का विकास कैसे होगा बोलो, तब तक अपना चैनल आगे कैसे बढ़ेगा। दोस्तों अपना इतना प्यारा सा चैनल है दोस्तों एके स्टडी लाइन। दोस्तों आप सभी लोगों को दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और दोस्तों मैं आपका एनसीईआरटी सीरीज लेकर के चल रहा हूँ। दोस्तों आज मैं एक दिन में 6 की एनसीईआरटी दोस्तों खत्म कर देता हूँ। आप लोगों को जैसे-जैसे समय मिलता है, दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मैं जैसा करता हूँ, वैसा मैं सोचता हूँ कि आप लोग भी करो। फिलहाल सभी लोगों की अपनी-अपनी पसंद है जैसा, लेकिन मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोग दोस्तों वीडियो दुगनी स्पीड से पढ़ो। यहाँ देखो 3 डॉट आप लोगों को दिखता होगा, इस 3 डॉट पर दोस्तों आप लोग क्लिक करो। क्लिक करोगे जैसे ही 3 डॉट पर दोस्तों आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पर क्लिक करते हो, आपको यहीं पर दोस्तों नॉर्मल लिख कर के आएगा। उस नॉर्मल पर क्लिक करोगे दोस्तों, यही मेरी आवाज़ दुगनी स्पीड से चलने लगेगी। इसका मतलब क्या, आपका समय भी बचेगा, मतलब कम समय में ज़्यादा चीज़ें आप लोग सीख भी लोगे। वीडियो भी ज़्यादातर आप लोग को जल्दी कंप्लीट कर हो जाएगा। आप लोगों की समझने की क्षमता बहुत फ़ास्ट बढ़ती है। तो चलिए दोस्तों, अपना चैनल दोस्तों अगर आप लोगों को जैसा लगता है कि मैं सही कदम उठाया हूँ, तो दोस्तों अगर आपको दिल कहता है कि मैं सही कर रहा हूँ, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को थोड़ा दोस्तों सपोर्ट कीजिए। मेरा नहीं, आपका अपना चैनल है दोस्तों, ठीक है? जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा लेकर के चलिए, बार-बार लिखने से कोई मतलब नहीं है। अगर आपका दिल करेगा तो आप वो करोगे ज़रूर। दोस्तों आज का अपना टॉपिक क्या है? क्या होता है राज्य, क्या होते हैं राजा तथा एक प्राचीन गणराज्य क्या होता है? राज्य, राजा और क्या है प्राचीन गणराज्य आखिर क्या होते हैं? दोस्तों अपना इतिहास का कक्षा 6 है दोस्तों, ये कक्षा 6 का 5वां अध्याय आज मैं लेकर के चल रहा हूँ। 5वां नहीं, आज मैं पूरा का पूरा टॉपिक खत्म करने का ही प्रण ले लिया हूँ। जब तक पूरा नहीं खत्म करूँगा तब तक मैं इसे 8 ऐसे खड़े होकर के आज मैं पढ़ता रहूँगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोग ये मैं बताता हूँ दोस्तों कैसे यहाँ पर क्या कहानी होगी। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले आपको ये पढ़ाने के पहले इसका मैं आपको थोड़ा जो प्रश्न है, वो प्रश्न पढ़ा बता करके मैं आप लोगों को थोड़ा दिमाग में समझा दूँ कि आखिर क्या कैसे तरीका है, प्रश्न कैसे आते हैं और कैसे अपने से इसमें प्रश्न पूछ सकता है। इसके बारे में थोड़ा-सा आप लोगों को बताना ज़रूरी है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसके नीचे आप लोग थोड़ा यहाँ पर पढ़ के चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि आओ याद करें, दोस्तों यहाँ पर कह रहा है आओ याद करें, करके सही तथा गलत का पता लगाओ। ध्यान देखो, सही तथा गलत का दोस्तों अपन लोग को क्या करना है, पता लगाना है। करके अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। इसका मतलब इस पाठ में अश्वमेध का कोई न कोई ज़िक्र किया गया है। क्या किया गया इसको मैं आगे बताऊँगा। ये प्रश्नावली भी मैं आगे चल के सॉल्व कराऊँगा। क्योंकि मैं प्रश्नावली का अलग से वीडियो में प्लेलिस्ट में जाओ, चैनल पे विज़िट करो। आप लोग देखोगे कि कितने बेहतरीन-बेहतरीन मैं वीडियो उस पे अपलोड कर रहा हूँ। यार मैं मैपिंग वगैरह सब मैं अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। टेक्स्ट सीरीज़ में क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ भी लेकर के आने वाला हूँ। आप लोग कमेंट करके बोलो तो यार ये चाहिए मेरे को। तो वैसा-वैसा मैं लेकर के सब आऊँगा ना। क्योंकि राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करते थे। क्या करते थे ये सब मैं आपको टॉपिक में पढ़ाने वाला हूँ। करके पुरातत्वविदों, ध्यान ये टॉपिक ना करें कि राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था। करके पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं। करके चित्रित धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था। महाजनपदों में बहुत से नगर किले बंद थे क्या? ठीक है, इसको बंद थे क्या? इसको अपन लोग टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, करे कि एक महाजनपद का राजा क्या कर रहा, महाजनपद के राजा के पास क्या-क्या हुआ करता था। करके समाज के वे कौन से समूह थे जो गणों की भाषाओं का हिस्सा नहीं थे। ठीक है, और करें कल्पना करो महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए? लाल किला वगैरह क्यों बनाए? महाजनपद के जो राजा थे ये किले क्यों बनवाते थे? करके आज के शासकों ने के चुनाव की प्रक्रिया महाजनपद के चुनाव से किस तरह से भिन्न है? क्या तुम्हारे राज्य में प्राचीन जनपद थे? अगर हाँ, तो उनके नाम लिखो और नहीं तो अपने राज्य के सबसे नज़दीक पड़ने वाले जनपदों के नाम बताओ। कह रहा है कि प्रश्न 2 में बताए गए समूहों का कौन-सा समूह आज भी देते हैं। इसको अपन लोग चलिए दोस्तों अपन लोग थोड़ा प्रश्न देखते हैं। अब देखिए दोस्तों टॉपिक अपन लोग देखते हैं। दोस्तों अपना टॉपिक क्या है, राजा राज्य और दोस्तों क्या है प्राचीन गणराज्य। मतलब राजा राज्य और क्या था पहले के समय का जो राज्य हुआ करता था, ये सब कैसे हुआ करते थे। तो दोस्तों एनसीईआरटी का मैं बार-बार यही कहता हूँ, एनसीईआरटी बेस्ट किताब। एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट किताब बुक। दोस्तों कह रहा है कि एनसीईआरटी दोस्तों अपनी इतनी मस्त किताब है, मतलब इसके समझाने का तरीका मेरे को बहुत पसंद है। मतलब आई लव एनसीईआरटी। दोस्तों इतना मस्त अपने को इसका तरीका लगता है, तो कोई भी टॉपिक दोस्तों टीचर हो या ना हो, लेकिन ये टॉपिक समझ में आने वाला ज़रूर है। दोस्तों कह रहे कि एक कहानी बताती है, जो दिया है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक अपने को क्या करेगा, एक ये कहानी बता कर के सुनाएगा दोस्तों, इसमें क्या अंधे भाव भी समझ में आ जाएगा, जो कुछ भी होंगे सुन ले एक बार। कह रहे दोस्तों, कह रहे कि चुनाव का दिन था, जब शंकरन उठा तो देखा कि उसके नाना-नानी वोट डालने जा रहे हैं। मतलब शंकरन अपने नाना के यहाँ रहता था, जब वह सो कर के उठा, तो उसके नाना-नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव के केंद्र पर
दरअसल वे चुनाव के केंद्र पर, जिसे आप लोग टोल बूथ के नाम से जानते हो, केंद्र पर सबसे पहले पहुँचना चाहते थे। जब शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों हैं वहाँ पर जाने के लिए, जल्दी पहुँचने के लिए। उनके नाना-नानी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा कि आज हम अपने राजा का चुनाव करने के लिए जा रहे हैं। आज हम अपने प्रधान का चुनाव करने के लिए जा रहे हैं। आज हम अपने शासक का चुनाव करने के लिए जा रहे हैं। आज अपने राष्ट्रपति नहीं, आज हम अपने प्रधानमंत्री का चुनाव करने के लिए जा रहे हैं। उसके दिमाग में थोड़ा जिज्ञासा उत्पन्न हुई, आखिर क्या होता है ये? तो मतलब यही जानने की इच्छा हुई, आखिर ये शासक क्या होते हैं? लोग शासक कैसे बनते हैं? तो वही ये यहाँ पर बच्चा सोचने लगा, आखिर शासक कैसे बनते हैं? अब चलिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं कि शासक कैसे बनते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चलिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए, कुछ अपना सिलसिला यूँ ही शुरू होता है। चलिए आइए अपन लोग एक नए पड़ाव की ओर चलते हैं। चलिए बैठ जाओ सभी लोग गाड़ी में, आज मैं आप लोगों को घुमाता हूँ शासक। चलो, करके कुछ लोग शासक कैसे बनते हैं? क्योंकि लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के ज़रिए करते हैं। मतदान के ज़रिए करते आ रहे 50 वर्षों से हम। अच्छा देखो, कुछ लोग कह रहे हैं कि 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव करते हैं। अच्छा, अपना भारत भी तो आज़ाद होने के कितना करीब, आज़ाद होने के बाद ही चुनाव की प्रक्रिया अपने इंडिया में आई है ना। तो अपने इंडिया की अपन लोग बात करेंगे। लेकिन बहुत समय पहले, बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे? हमने अध्याय 4 में पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन मतलब लोग, जन का मतलब लोग, मराठी में जन का मतलब यानी होता है, ठीक है? लोग, सॉरी यानी नहीं, जन का मतलब लोग होता है। जैसे आप लोग बोलते हैं 5 लोग 4 लोग ना, वैसे मराठी में बोलते हैं 5 जन 4 लोग, ठीक है? ऐसा बोलते हैं। करके लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा कैसे बनने की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए हैं। कुछ लोग बड़े-बड़े यज्ञों को आयोजित करा करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए हैं। आखिर चलो कैसे प्रतिष्ठित हो गए हैं? अब देखो, यज्ञ कैसे कराए हैं? तो इसको अपन को समझना पड़ेगा। अब दिमाग आपका यहाँ से चलेगा। अच्छा, आप लोग रामायण देखे होंगे ना, जब राम भगवान ने एक बार अश्वमेध करा करके एक घोड़े को छोड़ दिया था, तो उसे लव कुश ने क्या कर दिया था, पकड़ लिया था। उसे अश्वमेध यज्ञ ही कहा, ठीक है? अश्वमेध यज्ञ ही कराए थे राजा राम भगवान, ठीक? चलो, करके अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ऐसा ही आयोजक था जिनमें एक घोड़े को राजा छोड़ देता है। उस घोड़े को रखवाली करने के लिए उनके सैनिक दूर से लगे होते हैं और उस घोड़े को राज्य में छोड़ दिया जाता है। उस घोड़े को किसी दूसरे राज्य ने रोका, मतलब अपने एक राज्य को क्रॉस करते हुए समझा जाता था कि जिस राजा ने इस घोड़े को छोड़ा है तथा जिस राजा ने इस समय इस घोड़े को पकड़ा है, इन दोनों का आपस में क्या करना पड़ता था? युद्ध करना पड़ता था। इस युद्ध में जो जीतता था, उसे ही क्या बनाया जाता था? शासक बनाया जाता था। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि वह डर जाता था। मतलब मैं बता रहा हूँ अपनी सच, वह डर जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है। वो समझ जाता था कि इस घोड़े को अगर मैं पकड़ूँगा तो मैं हार जाऊँगा। जिस जिस राजा ने इस घोड़े को छोड़ा है मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। ये फेलियर राजा है ना, इनको ही तो अब आमंत्रित करेगा जो जीतने वाला है। आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था। जो राजा मिलकर के अश्वमेध यज्ञ करते थे, उसे वही बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित करने, हाँ, देखो दोस्तों यहाँ पर बोल क्या रहा है, कह रहा है कि यज्ञ में आमंत्रित करने, आ नहीं रही है पेन मेरी। चलो, करके यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर के आते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। राजा राज सिंहासन पर बाघ की खाल बिछी होती थी, उस पर आसन लगा कर के बैठता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा का जो सारथी होता था, वही उसके साथ क्या करता रहता था। और यहाँ पर एक समझना और अपने को बात आ रही है, उसके कह कि सारथी रहता था, विजयों के अन्य गुणों का गान करता था। जो सारथी अन्य लोग विजय के अन्य गुणों का गान करते थे। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियों तथा पुत्र, राजा के जो कौन होते थे? सगे संबंधी होते थे। ध्यान देखो, जो उस अश्वमेध यज्ञ में दोस्तों क्या किया जाता था? जो जीत जाता था, ठीक है, जो उसमें क्या किया, राजाओं तथा रानियों, उनके पुत्रों
को भी कई छोटे-छोटे यज्ञ अनुष्ठान करने पड़ते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ़ बैठ कर के यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना। अब मैं इसको बता रहा हूँ, अब आप लोगों को यहाँ पर इसे देख कर के चलना होगा कि आपके मम्मी-पापा हवन कर रहे हैं। अब आके जितने भी रिश्तेदार आए हुए हैं, रिश्तेदार आए हैं, घर पर सभी क्या है बैठे हैं। उनका काम केवल क्या देखना भर था बैठ कर के। राजा के ऊपर पुरोहित जो होते थे, ध्यान देखो, राजा के ऊपर पुरोहित जल का छिड़काव किया करते थे, ना कि उनका सारथी करता था। अभी जो विकल्प मिला था, इसको पुरोहित, इसमें ध्यान देना, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पुरोहित, 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 इसको ध्यान देना आप लोग, ठीक है? मैं प्रश्नावली सॉल्व करूँगा तो इसका बहुत काम पड़ेगा। अधिकतम यूट्यूब वाले इसका क्वेश्चन गलत करा दिए हैं, ठीक है? अधिकतम लोग इसका क्वेश्चन गलत कराए हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप लोग देखोगे तो खुद प्रश्नावली अगर सॉल्व कराए होंगे, तो देखना कि वहाँ पर क्या करेंगे, कुछ लोग ज़्यादातर गलत करा दी है। करके छिड़काव के साथ-साथ अन्य कई अनुष्ठान करना था, करके विष, जिसे वैश्य कहते हैं। जैसे देखो, पिछले अध्याय में दिया था ना विष, जिसके बारे में आप अगले अध्याय में अच्छे से पढ़ोगे। विष, जिसे अपन वैश्य कहते हैं। जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में भी शामिल नहीं किया, मतलब शूद्र लोगों को भी शामिल नहीं किया जाता था। चलिए अपन लोग नीचे देते हैं, यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची सूची बनाओ, करें कि पेश के आधार पर वहाँ कौन-कौन से वर्ग शामिल थे। अब दोस्तों यहाँ पर अपन को वर्ग दे रहा है, इस वर्ग में अपन लोगों को अच्छे से समझ करके चलना है। चलो दोस्तों अपन लोग यहाँ पर देख करके चलते हैं। चलो, करके इस समय देखिए, करके इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना के क्षेत्रों में कई ग्रंथ रचे गए हैं। ऋग्वेद के बाद रचे जाने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इसके उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। ऋग्वेद के बाद जो ग्रंथ आया तो उसे क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते हैं। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुयज्ञ और अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिन्हें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैश्यशाली वैभवशाली, सॉरी 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 बहुत सॉरी दोस्तों, वैश्यशाली वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक के निर्धन निर्धन भी थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित करके रखे थे, जिन्हें वर्ण कहा जाता था। 4 वर्गों में विभाजित करके रखते थे, जिन्हें वर्ण कहा जाता था। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग-अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण वर्ण ब्राह्मणों का था। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि ब्राह्मणों का कार्य क्या हुआ करता था? जो अपने चारों के चारों वर्ण यहाँ पर विभाजित है, इनका काम आप लोग ध्यान में अच्छे से रखना। ब्राह्मणों का काम केवल क्या था? उनका काम था वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ करना, जिनके उन्हें उपहार मिलता था। दूसरे स्थान पर शासकों का काम क्या था? शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा, जो शासक होते थे उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना था। उनका काम क्या था? युद्ध करना था, लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विष, जिसे वैश्य कहते थे। इनमें कृषि, पशुपालक, व्यापारी, क्षत्रिय, वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। दोनों को ही अधिकार प्राप्त करने, क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का है, जिनका इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। मतलब क्या? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, इन तीनों की सेवा कौन करेगा? शूद्र करेगा। इन्हें कोई अनुष्ठान, यज्ञ अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। ठीक औरतों की तरह औरतों को भी यज्ञों में भाग लेने का अधिकार नहीं था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने का भी अधिकार नहीं था। देखो कितनी गलत बात यहाँ पर चल रही थी। यही एक बात मेरे को बहुत अंदर ही अंदर खलती है, बहुत ही खलती है। मतलब क्या, थोड़ा मैं आप लोगों का बहुत ही लोकल लैंग्वेज बोल दिया, मतलब बहुत ही दुखदेही बात होती है यार, मेरे को बहुत खराब लगता है। चलो इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादातर एक्सप्लेन करूँगा ही नहीं। चलो अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर बोल क्या रहा है? करके पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण किया गया है। करके निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। देखो अभी जैसे अपनी कास्ट है क्या, अगर यादव के घर में बच्चा होने वाला यादव बनेगा, और कहीं के घर में पंडित के घर में बनने वाला पंडित बनेगा, यस्सी के घर में पैदा होने वाला यस्सी बनेगा। तो अभी भी इसी के आधार पर लगभग अपने यहाँ क्या है, वर्ण के आधार पर ही लोगों इंसानों का बंटवारा होता है। तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण, देखो बता, ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण, शूद्र की माता पिता संतान शूद्र, अछूत वर्गों में अछूत, शिकारी शिल्पकार शिकारी तथा
भोजन संग्रह शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। जो लोग शवों को दफनाने या जलाने का कार्य करते थे, उन लोगों को कोई छूता नहीं था, उन्हें अपवित्र माना जाता था। आज भी अपने यहाँ कई-कई घर ऐसे हैं जो कि कहीं से शव शव वगैरह दफना करके आते हैं, तो लोग घर में कुछ छूते नहीं हैं। यार लगभग ज़्यादातर घरों में ऐसा ही होता है। मेरे घर में खुद है, मेरी मम्मी जी ऐसी खुद हैं, मेरी माँ जी ऐसी खुद हैं। घर में कहीं कुछ होता है, आने के पहले लोग क्या करो, नहाओ-वहाओ, उसके बाद ही घर में कुछ छुआ जाता है। सभी के यहाँ लगभग ऐसा होता होगा, ऐसी मेरी मान्यता है। जिसके घर में वो थम्स अप करो। देखो, करके लोगों ने ब्राह्मण द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया है। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण नहीं करते थे। इनके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं रखते थे। कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। बहुत अच्छी सोच। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की है। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभावी बहुत कम था। लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया? करें कि लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया? करें कि चित्रित में धूसर पात्र देखो, यहाँ पर करें चित्र में धूसर पात्र को देखो, मतलब क्या धूसर पात्र है? इस इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां कटोरियां मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर चिकने शायद बर्तन है। शायद इसका प्रयोग घर में किसी खास प्रकार के मेहमान के आने पर इसका निकाला जाता होगा, इसका उपयोग करता होगा। हाँ जी, आज भी आप लोगों के घर में होता है। अगर देखो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको तभी देखने को मिलेगा जब घर में आपके जीजा जी आएंगे। जीजा को अपने समझ तो, जब घर में उस घर का दामाद आया होगा, मतलब आपके घर के जीजा ही आपके दामाद कहलाते हैं। तो आपके दामाद नहीं, घर के दामाद कहलाते हैं। तो जब जीजा जी घर पे आते, देखो कितनी अच्छी अच्छी थाली कटोरी बर्तन चम्मच। आज भी मतलब गरीब घर के जो लोग हैं, ऐसा चाहते हैं कि आप उन जिस डेली बर्तन में खाते हैं उसे डेली बर्तन में ना निकालें। देखो, अगर आप लोग भी लड़के जितने हो, अगर किसी के घर में जीजा बनोगे ना, घर में जाना तो देखना सभी लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, और लड़कियां वैसे भी शादी वादी होगी तो जब अपने ससुराल जाओगे सभी लोगों को देखने को मिलेगा। चलो, करके महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर के जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद चित्र 4 में आपको, पृष्ठ 4 पर आपको 49 में दिखाया गया है। करे कि पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दोस्तों, बारिश बहुत तेज हो रही है, अगर वॉइस थोड़ा मिसमैच हो रहा था तो थोड़ा थोड़ा आप लोग आपस में एडजस्ट कर लेना, वॉल्यूम बढ़ा लो, ठीक, ईयरफोन लगा लो। करके उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास, एटा किधर है? एटा किधर है? जल्दी आप लोग कमेंट करके बताओ। आप लोग जल्दी से दोस्तों कमेंट करके बताओ कि एटा कहाँ पर पड़ता है। क्या जलावन के ऊपर पड़ता है? क्या आगरा के पास पड़ता है? क्या झांसी जलावन के ऊपर पड़ता है? क्या ललित झांसी और जलावन के ऊपर पड़ता है? मैं यूपी में पढ़ा दी हूँ, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ। कर एटा के करके अंजरी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ी में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल गेहूं धान जौ दालें गन्ना तिलवन सरसों जैसी फसलों को उगाया करते थे। ठीक है, चलो ये दोस्तों आप लोग ध्यान में रख लेना कि कौन कौन सी फसल उगाया करते थे। इसके नीचे दोस्तों देखो, ये धूसर पात्र है। इस धूसर पात्र पर देखो थोड़ा रेखाओं का चित्रित किया गया है। ठीक है, कह कि लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, इनमें कुछ धूसर और लाल रंग के होते थे। कह कि उन पुरातत्वविदों में, हाँ, इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप से भी जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं या ज्यामितीय आकृतियों के रूप में इन पर चित्रकारी की गई है। देखो, इस पर सरल रेखा में चित्रकारी की गई है कि नहीं? ध्यान देखो, इस पर सरल रेखा में इस पर थोड़ा आकृति बनी गई है, कोणनुमा आकृति भी इस पर बनी है। चलो, अब करें कि महाजनपद, करें करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद, ध्यान देखो, चलो ना, पेन नहीं निकलती यार। करे कुछ 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। महाजनपदों को दिखाया गया। कर अधिकतम महाजनपदों की राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी ईंट पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया था। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि बताते हैं।
ध्यान से देखो, ये नदियां आप लोग देख लो, अभी ऊपर कहीं पर आप लोगों को मिलता करे कि सिंधु नदी, ये कहाँ पर है दोस्तों? देखो ये व्यास नदी निकली है, मतलब सिंधु की सहायक 5 नदियां हैं, झेलम, चेनाब, सतलज, व्यास, रावी नदी। मतलब सिंधु की सहायक नदियां कौन सी हैं? सतलज, रावी, व्यास, चेनाब और कौन सी है? झेलम नदी है। इसको ध्यान देना। नीचे चलते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों, इसको आप लोग यहाँ पर थोड़ा पढ़ लेना, इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अब देखो यहाँ से मैं पढ़ता हूँ। करके अब राजा सेना रखने लगे थे, सिपाहियों को नियमित वेतन देकर के पूरे साल रखा जाता था। भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इस सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे, सिक्के का कैसे क्या आविष्कार हुआ, इसको अपन लोग अध्याय 8 में पढ़ेंगे। अच्छे तरीके से एक्सप्लेन वहां पर भी करूंगा मैं। चलो दोस्तों, इसको अपन लोग अच्छे से देखते हैं। ये टॉपिक आखिर यहाँ पर क्या दिया गया है, ये चित्र कैसा दिया गया, पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको चित्र का अध्ययन करते हैं। करके कौशाम्बी के किले की दीवार, ध्यान देखो, ये देखो कौशाम्बी का किला है। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिले ईंट की दीवार का अवशेष। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। ध्यान से देखो, देख रहे हो ना, एक किला है। देखो अब इसमें दोस्तों कह रहा है कि कर आखिर किसे कहा जाता है, ध्यान देखना दोस्तों। जो कर करके महाजनपद, करके महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी और कई कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपद के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रह करके नियमित रूप से कर वसूलने लगे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजा कितना हिस्सा लेता था? 1/6 भाग दोस्तों क्या करता था? कर के रूप में लेता था कर के रूप में निर्धारित किया जाता, जिसे भाग कहा जाता था। ठीक है, क्या इतना भाग मुझे तुम्हारी खेती का चाहिए? अगर 6 किलो निकला है तो 1 किलो क्या चाहिए राजा को? उसमें से फसल चाहिए। ठीक है, 6 क्विंटल निकला है तो 6 मतलब 1 क्विंटल उसमें से राजा को क्या करे, क्या होगा? चाहिए ही चाहिए। करके फसलों पर लगाए। अब यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए थे, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक एक बुनकर, लोहार, सुनार राजा के लिए महीने में 1 दिन का काम मुफ्त में करता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पादक के रूप में कार्य कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी। आखेटक का मतलब शिकारी होता है। शिकारी तथा संग्राहक भोजन इकट्ठा करने वाले को उसमें से भी जो जंगल से पाते थे उनमें से क्या किया जाता, तो उनको कर के रूप में राजा को कुछ ना कुछ वो लोग क्या करते देते थे। करके कृषि में दोस्तों यहाँ पर क्या है? परिवर्तन है। देखो दोस्तों, कृषि में परिवर्तन करके इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए हैं। फल करके हल के फाल अब लोहे के बनने लगे हैं। अब कठोर जमीन के लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल आसानी से खेत को जोत सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधे रुककर रोपण करना शुरू के बाद खेतों में बीज का छिड़काव धान उपजाने के लिए किया जाने लगा। पौधे तैयार किए जाने, उनका रोपण किया जाना शुरू हो गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह सक जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज्यादातर दास दासी या भूमिहीन खेतिहर मजदूर किया करते थे। मतलब जिनके पास खेत रहे थे वो पैसे के लिए, क्या, अनाज के लिए यहाँ पर जाकर के काम करते थे। दोस्तों यहाँ पर सूक्ष्म निरीक्षण मगध करके मानचित्र में मगध ढूंढो। लगभग 200 साल मानचित्र में मगध ढूंढो। 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। गंगा और सोन नदी जैसी मगध से होकर के, मगध जिसे आधुनिक में बिहार के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कहती हैं यातायात, जल विवरण, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में लाया जाता था। देखो सेना में हाथियां जाती, जो युद्ध के क्षेत्र में हाथियां जाती थी, एक्चुअली उन्हें क्या किया जाता था? जंगल से पकड़ करके उन्हें प्रशिक्षित, मतलब उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। कह रहे हैं घोड़ों को भी ट्रेनिंग दिया, जैसे अभी अपन लोग अगर पुलिस में जाते हो, कोई लोग भी जाते हो, उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है, वैसे हाथियों को भी ट्रेनिंग दिया जाता था। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे की अयस्क की खदानें मिली है, मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। देखो चलो करके मगध में 2 बहुत ही बड़ी शक्तिशाली शासक थे। करके मगध में 2 बहुत ही बड़े शक्तिशाली शासक थे, और ये शासक कौन थे इसका अपन लोग क्या करते हैं दोस्तों? अध्ययन करते हैं। करके एक बिंबसार
शत्रु का पहले क्या सत्तू ही कहते थे। हाँ, सत्तू सत्तू भी है, दोनों नाम है, वैसे दोनों नाम है। करे कि अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया। बिहार में राजगृह, जो आधुनिक राजगीर है, आधुनिक राजगीर के नाम से जाना जाता है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, जिसे आज में पटना के नाम से जानते हैं, जो बिहार में, ये बिहार की राजधानी पटना है। पटना का पहले नाम पाटलिपुत्र, इसे आप लोग कक्षा 6 की हिस्ट्री में पढ़े होंगे। याद करो उस दिन को जब गुरुजी ने आपको पढ़ाया था, याद करो बच्चा जल्दी से। को राजधानी पटना को पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था। पाटलिपुत्र में एक कहानी थी, कोई बच्चा था क्या सोने सुनार के यहाँ ऐसा कुछ गया था, ऐसा 2300 साल पहले की बात है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतना चाहता था। भारतीय उपमहाद्वीप में क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने से इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। वे इतना डरते थे। चलो करे कि वज्जी, करे कि जैसा कि तुमने पढ़ा है, ध्यान देखो, जैसा कि तुमने पढ़ा है, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी रानी वैशाली, बिहार, वैशाली कहाँ है, बिहार में, बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासक व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहा जाता था। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। सभी राजा हुआ करते थे, मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य हो जाता था, राज्य हो जाता था। उनमें जैसे आपके गाँव में एक प्रधान नहीं, दो प्रधान नहीं, 3-4 प्रधान हो जाए, मतलब 3-4 गाँव के प्रधान मिल जाए। अब बोले कि आज से अपन 3-4 गाँवों को एक गाँव में मिल करके चलाएंगे, तो वैसा यहाँ पर ऐसा हुआ करता था। ठीक है, करके सभाओं में बैठ करके बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए करते थे, क्या करना है और क्या नहीं करना, किस तरीके से शत्रुओं पर आक्रमण करना है, किस तरीके से अपने अपने पूरे साम्राज्य की रक्षा करना है। ठीक है दोस्तों, करे कि बुद्ध तथा महावीर, दोस्तों यहाँ पर दे रहा है बुद्ध तथा महावीर से कुछ क्वेश्चन पढ़वाएगा। महावीर के बारे में तुम अध्याय 6 में पढ़ोगे। हाँ दोस्तों, करके दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य के संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। करे वज्जी का संघ यह दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिनमें कई प्रकार के व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। आजाद शत्रु, जिसे आजाद शत्रु भी कहा जाता है, जिसे वज्जी संधि और वज्जी संधि, इसे आप लोग दोस्तों पढ़ करके चलते हैं। मेरे को लगता है कि प्रश्नावली अब खत्म हो गई, फिर भी हम लोग इसको पढ़ के चलते हैं। करके बुद्ध ने पूछा, ध्यान से देखो, पेन नहीं आ रही है दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आज कोई टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है। देखो, कर के पास ला करके बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं, उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्जीवासी जब तक उन्नति नहीं करेंगे तब तक वे परिपूर्ण रूप से नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन, उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। मेरे को लगता है तो इस टॉपिक अपना क्या होता है, खत्म होता है। थोड़ा सा और बचा है दोस्तों, इसको अपन लोग पढ़ लेते हैं। करके वज्जी के महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे। उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इनके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक का चलता। उसके बाद में गुप्त शासकों ने गण और संघ विजय प्राप्त कर ली, अपने राज्य में शामिल कर लिया था। इसके बारे में अपन लोग क्या अध्याय 10 में अच्छे से पढ़ेंगे। अन्यत्र क्या होता है, करे कि अपने एटलस में यूनान तथा एथेंस को ढूंढो। 2500 साल पहले एथेंस के लोग एक शासक की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। 30 साल से ऊपर के पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी। जो दास नहीं होते वहां एक सभा होती थी, पूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के काम आती थी। 40 बार बुलाई गई, यह सभा 40 बार बुलाई गई थी। एक सभा के सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासक के कई पदों पर नियुक्त क्या लॉटरियां द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों की सेना में नौसेना अपनी औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस पे रहने वाले काम करने वाले बहुत से व्यापारियों को भी नागरिक अधिकार नहीं प्राप्त था। ऐसे एथेंस में खदानों, खेतों तथा कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को
इनका अधिकार नहीं मिलता था। इसके बारे में दोस्तों अपन लोग प्रश्नावली लेके चल रहे हैं। अब इसको अपन लोग अच्छे से ज़िक्र करेंगे। दोस्तों अपना परिवार दोस्तों एके स्टडी लाइन है। दोस्तों आप लोग यार सपोर्ट तो करो। जब तक मेरे प्यारे-प्यारियों जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, तब तक ये चैनल कैसे बढ़ेगा? यार मैं आप लोगों को बोलूँ कम से कम 5 लोग, अधिकतम जितना आप लोगों से 10 लोग मैं लिख दिया, जितना आप लोगों से बन सके। लेकिन यार चैनल को आगे तो बढ़ाओ यार, कुछ होना चाहिए ना। अब मैं कसम भगवान की कहता हूँ जितना आप लोग व्यूअर्स लाओ मतलब लाओगे, जितना ज़्यादा आप लोग वीडियो को फैलाओगे, अगर मेरे को लगा कि आप लोगों का चैनल ग्रोथ करने लगा है, इतना टॉपिक मैं अकेले ला करके दूँगा, पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। ये मैं गारंटी में वादा लेता हूँ। चैनल ठीक है? थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए। छोटों को प्यार करो, बड़ों का सम्मान रखो, आपस में कभी भी एक-दूसरे का मतभेद मत करो। थैंक यू वेरी मच।